हेलो एवरीवन, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम, द रिसोर्स मैनेजर। अब कंप्यूटर के मैनेजर की बात होगी जो पूरा कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को मैनेज करता है। रिसोर्स मैनेजर कंप्यूटर, जिसको ओएस बोलते हैं, दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज का पूरा डिस्कशन मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम पे है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। दो तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स आर क्लोज टू द सिस्टम मशीन्स हार्डवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आर क्लोज टू द यूजर, जो यूज करने वाले हैं उनके क्लोज होता है कंप्लीट। तो आज का कंप्लीट डिस्कशन हमारा कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटीज़। उनकी कैपेबिलिटीज़ अलग अलग कौन कौन सी हैं, व्हाट आर द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी आपने नाम सुन रखे होंगे कि MS DOS, विंडोज़, लाइनक्स, एंड्रॉयड, मैक, ये सब जितने ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका कंप्लीट डिस्कशन है। लेकिन सबसे पहले ये कि है ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम बात करेंगे ऐसे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है हार्डवेयर रिसोर्सेज को, जिससे यूजर और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो होते हैं उसको यूज कर सकें। कंप्यूटर्स को, कंप्यूटर को यूज लायक बनाता है। मैनेजर है ये, रिसोर्स मैनेजर है, तो ये उसको पूरा कंट्रोल करता है जितने हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं सब कुछ कंप्लीट, और कोऑर्डिनेट करता है उन्हें कि कौन किस में सिंक्रोनाइज करता है, सब कुछ ये कंप्लीट काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिससे कि कंप्यूटर एफिशिएंटली यूज हो सके, यूजर यूज कर सके और एप्लीकेशन प्रोग्राम उस पर रन हो सके। और जो भी पेक्युलियरिटी है हार्डवेयर की, वो यूजर से और एप्लीकेशन प्रोग्राम से हिडन रहे। मतलब वो क्या पेक्युलियर है, कैसे कैसे उनकी वर्किंग है, वो यूजर का कोई कंसर्न न रहे उसके लिए। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन ही आता है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स and coordinates the use of hardware among the application software and users। मीन्स जो हार्डवेयर है उनके रिसोर्सेज को वो यूज करता है कंप्लीट, और कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है उनके बीच जो रिसोर्सेज हैं, कौन कैसे रिसोर्स की शेयरिंग होगी, कैसे कैसे करेंगे। इसीलिए इसको रिसोर्स मैनेजर भी बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। इट इज़ ए इंटरमीडियरी बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इट इज़ ए इंटरमीडियरी बिटवीन हार्डवेयर एंड द यूजर। ठीक है, इट प्रोवाइड्स एनवायरनमेंट टू वर्क ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर पर काम करने के लिए ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिससे कंप्यूटर पे हम काम कर पाते हैं कंप्लीट। तो देयर आर टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के दो ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है कि कंप्यूटर सिस्टम को कन्वीनियंट यूजर्स के लिए बनाए, ईजी बनाए, ईजी टू यूज बनाए यूजर्स के लिए, पहला है कंप्लीट, एंड यूजर जो यूज कर रहे हैं कंप्लीट। और दूसरा काम है इसका कि हार्डवेयर को एफिशिएंट वे में यूटिलाइज करे, जो हार्डवेयर है उनको एफिशिएंट वे में यूटिलाइज करे। ये घर के मालिक जैसा है कंप्लीट, कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो भी कंप्लीट, जो भी एक्सेस पॉइंट है, इंटरफेसेज हैं, उसके लिए कंप्लीट फैसिलिटी प्रोवाइड करे, मतलब इजी वे में उसे यूज कर सके कंप्यूटर को जो भी यूजर्स हैं। और दूसरा, जितने भी इसके रिसोर्सेज हैं कंप्यूटिंग के, सभी रिसोर्सेज का एफिशिएंट और बहुत राइट मैनर में कंप्लीट यूज हो सके, एफिशिएंट वे में यूज हो सके। इन दोनों दो ऑब्जेक्टिव्स हैं पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, तो अगर इसके फंक्शंस की हम बात करें तो क्या क्या फंक्शंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। तो एक है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस टर्म आता है आपका प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। जो भी प्रोग्राम रन होते हैं कंप्यूटर में, जब अंडर रनिंग होते हैं, अंडर एग्जीक्यूशन होते हैं, जब रन हो रहे होते हैं, उसी प्रोग्राम को प्रोसेस बोलते हैं। वो प्रोग्राम तब तक है जब वो सेकेंडरी स्टोरेज में है। जब वो रैम में लोड हो जाता है, मेन मेमोरी में लोड हो जाता है, देन इट इज़ नोन टू एज प्रोसेस। द प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन और रनिंग प्रोग्राम इज नोन टू एज प्रोसेस। तो नंबर ऑफ प्रोसेसेस हो सकते हैं सिस्टम में, तो उन प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन, उनके वो जो शेयर्ड रिसोर्सेज यूज करेंगे उनका कंप्लीट मैनेजमेंट प्रोसेस मैनेजमेंट में आता है। दैट इज शेयर्ड रिसोर्स में आपका CPU हो गया, मेमोरी हो गया, जो भी रिसोर्सेज हैं शेयर्ड हैं, कई लोग यूज करेंगे, तो कई प्रोसेसेस उसे यूज करेंगे, तो उनके बीच में वेटिंग होगा प्रोसेसेस के बीच में। फिर उसको कौन सा प्रोसेस को अभी अप्लाई करना है रन, फिर इसके बाद कौन सा रन होगा, कौन सा खाली हो गया उसे हटाएंगे। तो जो रेजिडेंट प्रोग्राम प्रोसेस होंगे मेन मेमोरी में, वो किस किस तरह से यूटिलाइज करेंगे, रन करेंगे, ये पूरा प्रोसेस का मैनेजमेंट का काम जो करता है वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। डिफरेंट सेटअप में जो प्रोसेसर होते हैं, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में फिर ओबियसली दो प्रोसेसर्स के बीच में किस तरह से यूटिलाइज होगा डिफरेंट प्रोसेसेस का, छोटे छोटे स्टेप्स में जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है, उनका इनक्यू होता है, वहाँ पे रन होता है, फिर से बाहर निकालते हैं, फिर नया प्रोसेस जाता है, उनका शेड्यूलिंग करते रहते हैं, जो CPU की, मेमोरी की और भी रिसोर्सेज देते हैं, जिससे डेडलॉक ना आने पाए, हैंग न करे सिस्टम और पूरी तरह यूटिलाइज रहे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पहला काम है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट इसका जो फंक्शन होता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में जो रैम है उसमें डिफरेंट
ब्लॉक्स हैं उनका प्रोटेक्शन वो कैसे है, कौन कौन से ब्लॉक का एलोकेशन है, रीलोकेशन है, फिर से मेमोरी एलोकेट होती है, रीएलोकेट होती है और फिर आता जाता रहता है, और डिफ्रेगमेंट भी होती है, स्पेस खाली होते रहते हैं। तो ये सब पूरा मेमोरी का मैनेजमेंट, कैसे कैसे डिफरेंट प्रोसेसेस रैम में मेमोरी का यूज करेंगे, उसमें डेटा और इंस्ट्रक्शंस अलग अलग हैं तो वो कैसे प्रोटेक्टेड होंगे, ये सब पूरा कंप्लीट सेटअप किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का, मेमोरी का मैनेजमेंट। इवन सेकेंडरी से भी जो कंप्लीट आता है वहाँ भी स्वैपिंग का काम करना, सेकेंडरी से प्राइमरी में डेटा आते जाते रहना, या फिर रैम से सीपीयू में जाना, तो मेमोरी का जितना भी लोकेशन रीलोकेशन है सब कुछ काम है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का, ओएस का दूसरा महत्वपूर्ण काम। पहला प्रोसेस मैनेजमेंट या प्रोसेसर मैनेजमेंट, प्रोसेसर भी मैनेज होता है उससे। सेकेंड है आपका मेमोरी मैनेजमेंट। नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट। प्रोग्रामिंग में, एप्लीकेशन प्रोग्राम में या फिर ऐसे जनरली भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल क्रिएट होती हैं, फोल्डर्स क्रिएट होते हैं, डिलीट होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, मूव होते हैं, वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे डिस्क में सब सेटअप होता है। पूरा कंप्लीट ये फाइल का जो मैनेजमेंट है, जितने फाइल्स कंप्लीट सेटअप होते हैं वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये फाइल मैनेजमेंट के लिए वो फाइल सिस्टम होता है जो ओएस होता है। जब ओएस फॉर्मेटिंग करते हैं, सेटअप होता है, तो विंडोज़ का ओएस से एग्जांपल के लिए लीजिए, उसमें जो फाइल सिस्टम होता है फैट 32 NTFS, कई तरह के फाइल सिस्टम्स होते हैं आपके। फैट स्टैंड्स फॉर फाइल एलोकेशन टेबल, फैट 32 बिट का फैट होता है यूज। NTFS अभी लेटेस्ट न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है, तो वो फॉर्मेटिंग में होता है। तो वो डिफरेंट फाइल्स होते हैं, उन्हीं फाइल्स को मैनेज करना कि उसी फॉर्मेट में फाइल्स क्रिएट होना और कहाँ कहाँ पर किस तरह से फिजिकली लोकेटेड होंगी, ये ओएस करता है। हमें लॉजिकली दिखेगा कि हमारा इस ड्राइव में यहाँ, बट फिजिकली वो किस तरह से लोकेट होंगी, रीलोकेट होंगी, ये कंप्लीट काम करता है ओएस, फाइल का मैनेजमेंट करता है। नेक्स्ट है डिवाइस का मैनेजमेंट। जितने भी आईओ डिवाइसेज उससे कनेक्टेड हैं कंप्यूटर सिस्टम से, उन सब का मैनेजमेंट, किस तरह से कौन सा क्यू में लगा है, प्रिंटर के लिए क्या क्या हमारी जॉब है, प्रिंटर रेडी है या नहीं है कंप्लीट, उस वाला पूरा कंप्लीट सेटअप। फिर कीबोर्ड है तो उसके डिवाइस ड्राइवर्स कनेक्ट हुए कि नहीं, सब चीज़ें, जितने भी डिवाइसेज हैं, जितने भी इनपुट आउटपुट के डिवाइसेज हैं, उन सबका पूरा कंप्लीट मैनेजमेंट काम करता है ओएस। ये रिसोर्स मैनेजर है, तो ये आईओ डिवाइसेस का भी रिसोर्स मैनेज करता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। डिफरेंट टाइप के ऑथेंटिकेशंस, पासवर्ड्स, ये सब जो अप्लाई होते हैं ओएस पे, ये सब यूज होता है इसमें। कौन यूज करेगा ये, इवन जो फाइल हमारी क्रिएट होती हैं उसमें भी कई बार प्रोटेक्शंस का होता है। उसमें रीड, राइट, एग्जीक्यूट के परमिशंस होती हैं। कुछ फाइल में रीड वाली फाइल है, या फिर उस पर राइट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, या फिर एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। फाइल की परमिशन भी सेट होती है, तो वो सब भी इसी का पोर्सन है, उसको मैनेज करता है कि किस फाइल में किस तरह की परमिशंस हैं, उसके राइट्स कौन कौन से हैं, कौन से कर सकते हैं, क्या ऑथेंटिकेशन है डिफरेंट फाइल्स के साथ और कंप्लीट रिसोर्सेज के साथ, कौन से यूजर इसमें कंप्यूटर में लॉगिन करके वर्क कर सकते हैं, कौन सी डिफरेंट यूजर है, गेस्ट यूजर है तो उनके लिए क्या क्या प्रोटेक्शन है, वो क्या करेंगे क्या नहीं कर सकते हैं। एडमिन यूजर है, सिस्टम एडमिन, तो उसके लिए क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या वो करेगा, ये सब प्रोटेक्शन वगैरह है। मेमोरी में जो ब्लॉक्स होंगे डेटा के, वो डिफरेंट ब्लॉक्स होंगे, उनका भी प्रोटेक्शन होगा, उनकी भी बाउंड्री होगी, हाँ इससे ज़्यादा मेमोरी लोकेट नहीं हो सकती, इतना बचा के रखना है, नहीं तो हैंग करेगा, वो सब पूरा प्रोटेक्शन। और एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक का मिक्सिंग ना हो, दो प्रोसेस का एलोकेशन हुआ का मेमोरी में, तो वो उनकी भी मिक्सिंग ना हो, तो उनका भी प्रोटेक्शन का काम पूरा मेमोरी वगैरह का सब यही करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अगला है यूजर इंटरफेस। अब जब ये सब प्रोटेक्शन ये करता है तो यूजर इंटरफेस या फिर उसे कमांड इंटरप्रेटर बोलते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली 2 कैटेगरी के यूजर इंटरफेसेस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। एक है कमांड लाइन इंटरफेस, CLI बोलते हैं, एंड दूसरा होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CLI दैट इज़ कमांड लाइन में कमांड बेस्ड होता है, टाइप होता है, कमांड्स उसी से फिर इंटरेक्ट करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट होता है उसमें, CMD। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है DOS, जो कि आजकल विंडोज़ के साथ भी हमेशा एम्बेड होता है। DOS, MS-DOS एंड लाइनक्स, ये कमांड लाइन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एग्जांपल्स हैं। इसमें कमांड्स यूज होती हैं और फिर रिस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं, मूव करना, डायरेक्टरी देखना, LS होता है जैसे लाइनक्स में, ये सब पूरा कंप्लीट कमांड बेस्ड ही है। तो ये पहला हो गया इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस। और दूसरा है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI बोलते हैं जिसको। इसके बेस्ट एग्जांपल GUI का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसमें सब चीज़ें हम कट कॉपी पेस्ट वगैरह करना, ड्रैग करना, आइकन्स होते हैं, मेनूज होते हैं, बहुत आसानी से माउस से ड्रैग वगैरह कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक से। वो सब पूरा जो प्रोसेस है बहुत फ्रेंडली हो जाता है, यूजर फ्रेंडली है, इसीलिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ग्राफिकल होने की वजह से बहुत फ्रेंडली होता है। तो ये दूसरे तरह का इंटरफेस है या कमांड इंटरप्रेटर है, ये दूसरे वे में इस तरह से करेंगे। ये भी काम OS का ही है कि 2 कैटेगरी का ये फंक्शंस प्रोवाइड करता है, CLI वो। तो विंडोज दोनों को एम्बेड कर लिया है। और लाइनक्स के भी बाद वाले वर्जन जीनोम और केडोब होता है कंप्लीट। ये सब क्या करते हैं
कि विंडोज जो लाइनेक्स के बाद वाले वर्जन, शुरू वाला पूरी तरह कमांड बेस्ड था लाइनेक्स, लेकिन बाद वाले वर्जन्स में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी गिवन है, वो जीयूआई का भी फीचर्स उसमें है कंप्लीट। दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये बेसिक फंक्शंस हैं, लेकिन एज ए होल इसको रिसोर्स मैनेजर बोलते हैं। जितने रिसोर्सेज हैं कंप्यूटिंग के, उन सभी रिसोर्सेज को ये मैनेज करता है। ठीक है, तो इसका दो ऑब्जेक्टिव है ही कि यूजर्स के लिए कन्वीनियंट प्रोवाइड करना कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए, और हार्डवेयर रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो, एफिशिएंटली हार्डवेयर रिसोर्सेज यूज हो। यही दो ऑब्जेक्टिव है ओएस का। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कैपेबिलिटीज़, कौन कौन सी कैपेबिलिटीज़ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है, उस बेसिस पे डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं। टाइप्स ऑफ ओएस पे अगर हम जाएंगे कि उनकी कैपेबिलिटीज़ की बेसिस पे अगर डिवाइड किया गया है, तो वेरी फर्स्ट इज द सिंगल यूजर एंड सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर मीन्स अकेला यूजर उस पर काम कर सकेगा ओएस पे, और एक टास्क एक बार में करेगा। टास्क मीन्स कार्य, वर्क, ओनली वन टास्क, ओनली वर्क टू बी डन एट अ टाइम। इस तरह का ओएस एकदम सिंपलेस्ट ओएस होगा जो सिंगल यूजर और सिंगल टास्क का, वो उसका एग्जांपल होता है हमारा MS-DOS। MS-DOS इसका सबसे एग्जांपल है। इसमें सीधे सीधे कमांड जाए रन होगा और दूसरे यूजर्स नहीं होंगे, दूसरा काम भी नहीं होगा, ओनली वन वर्क होगा और सिंगल यूजर होगा। ये वेरी फर्स्ट सबसे सिंपलेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा आपका। नेक्स्ट कैपेबिलिटी के बेसिस पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिंगल यूजर एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये विंडोज 95 और उसके बाद के लेटर वर्जन जितने भी थे वो सब मल्टीटास्किंग थे। सिंगल यूजर था, अकेला यूजर उस पर काम करेगा, लेकिन वो होगा कि आपका मल्टीटास्किंग, एक से ज़्यादा काम। जैसे आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, साथ में म्यूजिक भी लगा दिया है, सुन रहे हैं, दो काम आपका हो रहा है। तो प्रोसेसर एक ही काम एक बार में करता है, लेकिन दो काम इसलिए उसमें कर लेता है कि वो टाइम शेयरिंग बेसिस पे स्लॉट देता है। हमें पता नहीं चलता कि बीच में प्रोग्राम भी रन हुआ और भी वर्क हम किए, फिर एक आध काम और कर रहे हैं, तो हमें इस चीज़ का फीलिंग नहीं होता, क्योंकि इतना फास्ट हो जाता है, इतने फास्ट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है इस प्रोसेस। उसमें टाइम शेयर बेसिस पे उसका क्वांटा जो होता है बहुत कम होता है, नैनो सेकेंड्स में या फिर और भी कम, प्रोसेसर पर डिपेंड करेगा। इतनी जल्दी स्विचिंग होती है, मिलियंस ऑफ टाइम्स। कई बार प्रोसेसर्स के बीच 1 सेकंड में स्विचिंग हो जाती है, मतलब 1 सेकंड में मिलियंस ऑफ टाइम्स में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है, चेंज होता है कि ये प्रोसेस वहाँ गया यहाँ गया। तो इसलिए हमें कभी इसका जिटर फील नहीं होता कि ये कंप्यूटर हमारा म्यूजिक बीच में बंद हुआ कि नहीं हुआ। वो बंद होता है बीच में और फिर वो करता है तो प्रोग्राम। तो इसलिए मल्टीटास्किंग होती है और प्रोसेसर की स्पीड हाई है, इसलिए वो मैनेज हो जाता है। तो ये इस तरह का फीचर्स आ गए प्रोसेसर्स में। तो वो विंडोज़ 95 ऑनवर्ड जितने भी ओएस हैं सब, ये सब या फिर और भी ओएस जितने डेवलप हुए उसमें मल्टीटास्किंग है, लाइनक्स वगैरह सब। ठीक है, तो ये सेकंड कैटेगरी है, यूजर सिंगल ही होगा लेकिन मल्टीटास्किंग होगा। फिर है नेक्स्ट है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम तब आया कॉन्सेप्ट में कंप्लीट जब नेटवर्क पे कंप्यूटर आ गया। अभी तक स्टैंड अलोन पीसी की बात हो रही थी, अब कंप्यूटर नेटवर्क पे, इट मीन्स और भी यूजर्स एक साथ यूज कर सकते हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम को। इस तरह के सर्वर क्लाइंट के सेटअप में और जगह भी यूज करने लगे। इसमें लाइनेक्स, यूनिक्स और विंडोज 7 और ये सब जितने भी हैं ये सब मल्टी यूजर, विंडोज NT ये सब मल्टी यूजर यूज करने लगे। मीन्स कई लोग एक साथ यूज करें, इसके सर्वर जितने हैं वो सब भी सेम यूज होने लगे। तो इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप मल्टी यूजर का। नेटवर्क वाले कंप्यूटर के लिए बेसिकली आपको जानना है कि जितने नेटवर्क वाले कंप्यूटर हैं, मोर देन वन कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टुगेदर टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। जब कम्युनिकेट कर सकते हैं एक से ज़्यादा कंप्यूटर, देन देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ द मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। एक से ज़्यादा यूजर उस ओएस को, एक ओएस को यूज कर सकते हैं, थिन क्लाइंट या फिर ऐसे मेटल में। नेक्स्ट है मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है, मल्टी मीन्स मोर देन वन, प्रोसेसिंग एक साथ, दैट इज मोर देन वन प्रोसेस एक साथ रन होंगे। तो ये ज़्यादा करके पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, जिसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर किसी उसमें सिस्टम होते हैं कंप्यूटर में। प्रोसेसर ही डबल होता है, इसलिए पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, पाइपलाइन प्रोसेसिंग होती है, ये सब कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। और ये इसलिए ऐसा होता है कि एक ही प्रोग्राम के कई पार्ट डिवाइड हो सकते हैं, वो पैरेलल में रन हो सकते हैं। कई प्रोग्राम ऐसे होते हैं कि वो उनकी डिपेंडेंसी एक पहले के आउटपुट का दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं हो, इंडिपेंडेंट कुछ मॉड्यूल्स पोर्शंस होते हैं जो कि अलग अलग रन हो जाएं और फिर कंबाइंड रिजल्ट बाद में यूज हो सके। ऐसे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं तो वहाँ मल्टी प्रोसेसिंग यूज हो जाता है, पैरेलल प्रोसेसिंग हो सकती है, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होगा। इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम्स होंगे ज़्यादा करके लाइनेक्स, यूनिक्स, विंडोज 7 में इस तरह के हैं बहुत से ऐसे प्रोग्राम है जिनको डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं जो पैरेलली रन हो सकते हैं, इंटर डिपेंडेंसी उनकी कम से कम है, तो स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट है आपका रियल टाइम RTOS जिसको बोलते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम या RTOS ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें सॉफ्ट रियल टाइम, हार्ड रियल टाइम, कई तरह की चीज़ें होती हैं। ये इसका एग्जांपल आपका
लिंक्स ओएस एक होता है, तो ये बेसिकली यूज होता है बहुत टाइम कंस्ट्रेंट वाले सेटअप में, तुरंत ही चाहिए उसको रिजल्ट। उसमें ये नहीं कि हम किसी भी टाइम कर लें, वो टाइम कंस्टेंट, जैसे सैटेलाइट लॉन्चिंग करनी है उसका टाइम काउंटर चलता रहता है, उसी समय लॉन्च होना है, उसमें बाद में हम चेंज नहीं कर सकते। उसको मैनेज करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो आरटास होगा। बहुत से एम्बेडेड के ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे सेटअप होते हैं जहाँ पे बहुत डिवाइसेज ऐसी होंगी जो कि रियल टाइम में वर्क करते हैं, उसी समय उसे कम्युनिकेट करना, ये टाइमर बेस्ड होते हैं कंप्लीट, उसे हम दूसरे समय नहीं कर सके। इनके लिए कुछ स्पेशल फंक्शनलिटी टाइमर की सिंक्रोनाइजेशन की होती है जो टाइम बेस्ड होती है। तो ये सब इस कैटेगरी को, ये सबके आरटास कैटेगरी के हैं, दैट इज़ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी एक कैपेबिलिटी है रियल टाइम को हैंडल करने के लिए, तुरंत का टाइम और उस सिचुएशन में क्या चेंजेज आए उस हिसाब से ओएस हैंडल कर सके, उसको मैनेज कर सके। मैनेजर तो है ये रिसोर्स मैनेजर। अब नेक्स्ट है आपका एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये किसी और डिवाइस में ओएस बहुत क्या होता है, एम्बेड होता है, उसमें इनबिल्ट होता है, ज़्यादा करके रोम में, दैट इज रीड ओनली मेमोरी, उसकी मेमोरी में चिप में लगा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी पूरी फंक्शनलिटी पूरी पड़ी होती है, वो चेंज होती नहीं। तो वो बहुत छोटा लाइट वेट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम एम्बेडेड ओएस ज़्यादा करके टाइम। और इसका पर्पज़ ये होता है कि बस जितना फंक्शन को हमें ज़रूरत है, जितने फीचर्स उतना ही रहेगा। इसमें बहुत कम कंस्टेंट होते हैं, फीचर्स बहुत कम होते हैं और उस डिवाइस के लिए वो सफिशिएंट होते हैं जिस डिवाइस में यूज़ किया गया है। फॉर एग्जांपल आपका माइक्रोवेव हो गया, ओवन्स वगैरह जो होते हैं, वॉशिंग मशीन हो गया, आपका ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, उसमें बहुत छोटा सा ही कुछ पोर्शंस होगा, उसका मेमोरी, उसका ओएस, उसको ऑपरेट करने के लिए माइक्रो जो उसमें सिस्टम होगा, बहुत छोटे फंक्शंस होंगे, वो सब चीज़ें आ जाते हैं इन सब चीज़ें में। एम्बेडेड मीन्स किसी डिवाइस के साथ एम्बेड हो, उसमें जो मेमोरी होगी, रोम होगा, उसी में ओएस होगा, उसी से रन हो जाएगा। इसको अलग से रखने की ज़रूरत नहीं है और बहुत कम फीचर्स के साथ होगा, लो बैटरी कंस्ट्रेंट्स होंगे, इसको रन करने में ओएस को बहुत आसानी होती है। तो इस कैटेगरी का, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ द कैपेबिलिटीज़। क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो उस बेसिस पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं। चलिए अब हम जो डे टू डे लाइफ में जितनी सुनते रहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, उनके एग्जांपल्स पे आते हैं। क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके बारे में एक ब्रीफ थोड़ा सा हम बताते हैं आपको कि कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या है, उसमें फीचर्स, बेसिक फीचर्स। अब इनका कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का हम डिटेल फिर बाद के एडवांस, जब फाउंडेशन के बाद एडवांस कंप्यूटर का थोड़ा बहुत शुरू करेंगे बाद के सीरीज लेक्चर की, तब उसमें हम बताएंगे। जैसे MS-DOS हो गया, एंड्रॉयड हो गया या विंडोज, उसका और डिटेल में हम फिर बाद में कवर करेंगे। लेकिन अभी के लिए क्या ब्रीफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, कौन कौन से डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वेरी फर्स्ट इज द MS-DOS, जो सिंपल वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी शुरुआत तो पहले ही हो गई थी, बट इसको माइक्रोसॉफ्ट ने बाद में अडॉप्ट किया। तो MS-DOS 1980s में बहुत पॉपुलर रहा, माइक्रोसॉफ्ट ने अडॉप्ट किया, इसलिए MS बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अदरवाइज ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो डिस्क को मैनेज करने के लिए, रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए ओएस डेवलप हुआ। ये कमांड बेस्ड है, कमांड इस पर चलती हैं, डिफरेंट टाइप्स कमांड्स होती हैं इसमें, command.com, auto.exe, कई फाइल्स होती हैं जो चलती हैं, एक सीक्वेंस उनका होता है जिससे उसको जो रन होता है इसमें। और इसमें दो तरह के कमांड, एक्सटर्नल इंटरनल होते हैं, फॉर्मेट वगैरह कमांड्स होते हैं, मूव के, ये सब। तो कौन कौन से कमांड किस कैटेगरी के हैं इसके हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बट ये लेटर ऑन मैक्सिमम जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम बने विंडोज वाले, विंडोज के साथ सब ये एम्बेड ही जाता है। और इसको ढूंढने के लिए ये तरीका है आपका कि आप विंडोज में स्टार्ट मेनू में जाइए, जो विंडो के से स्टार्ट होता है, वहाँ पे रन पे जाके CMD टाइप करेंगे तो अपने आप CMD पे आ जाएगा command.com, तो ऑटोमेटिकली वो कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। फिर वहाँ पे हम जो भी कमांड रन करा सकते हैं, फिर एग्जिट कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो वो वहाँ से CMD से हम ढूंढ सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं उसे, या CMD बोलते हैं, वहाँ से हम सर्च कर सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसके साथ एम्बेड ही आता है हर जगह, जहाँ पे ज़रूरत होती है इसको यूज करते हैं, कमांड लाइन्स को। कमांड बेस्ड है। पहला है आपका MS-DOS, वो अभी भी सभी विंडोज के साथ है ये। नेक्स्ट है आपका और मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज। मोस्ट पॉपुलर मीन्स होम और एंटरटेनमेंट और सब चीज़ों के लिए इतना फ्रेंडली है ये, GUI बेस्ड होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड होता है, यही अभी तक का मोस्ट पॉपुलर है सबसे अधिक। हालांकि इंडस्ट्री में विंडोज़ के अलावा लाइनक्स पे बहुत ज़्यादा काम होता है और OS पे काम होता है, लेकिन ऐसे जनरली विंडोज ओपन ही रहता है। लाइनक्स पे भी कोई काम कर रहा होता है तो विंडोज बगल में ओपन रहता है, आसान रहती है, कई चीज़ें बहुत फ्रेंडली होती हैं। तो सबसे अधिक फ्रेंडली और मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज़ था, शुरुआत तो इसकी 1985 से ही रही, उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। विंडोज 1.0 रहा, फिर 3.0 आया 90, वो भी उतना पॉपुलर नहीं रहा। NT न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड आया 3.1 93 में, लेकिन असली जो विंडोज जो चला पॉपुलरली माइक्रोसॉफ्ट का, विंडोज 95 रहा। 95 से
पूरी तरह कंप्लीट सेटअप आ गया इस विंडोज़ में। और 95 के बाद विंडोज़ 98 वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम रहा, विंडोज़ 98 सेकेंड एडिशन, उसमें से वर्जन्स आते ही रहे। 98 के बाद 2000 के आसपास एक विंडोज़ मिलेनियम आया, वो बहुत इस तरह से हाइप बना उसका कि बहुत अच्छे से चलेगा सब कंप्लीट, लेकिन वो फ्लॉप रहा, उसमें बहुत एरर्स रही विंडोज़ में, उतना तो नहीं चला। लेकिन उसी समय विंडोज़ 2000 और विंडोज़ NT बेस्ड था, विंडोज़ NT 2000 यू कैन से, तो वो आया, वो नेटवर्किंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया, नेटवर्क पे जो कंप्यूटर थे उनके लिए, बहुत सर्वर वगैरह बनाने के लिए। तो उस समय 2000 बहुत पॉपुलर रहा, काफ़ी दिन तक ही रहा, मिलेनियम तो उतना पॉपुलर नहीं हुआ। फिर बाद में जाके विंडोज़ XP जब आया 2001 के बाद, तो ये XP बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर विंडोज़ ये भी रहा 98 के बाद विंडोज़ XP, ये काफ़ी ज़्यादा चला। XP स्टैंड्स फॉर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से XOP ले लिया गया, विंडोज़ एक्सपीरियंस, वो कंप्लीट, तो ये काफ़ी पॉपुलर रहा। फिर एक विस्टा आया बहुत हाइप बन के, तो विस्टा भी उतना पॉपुलर नहीं हो पाया क्योंकि उसमें बहुत एरर्स थे, बहुत फीचर्स दिए गए ऐसे जो कि चल नहीं पाए। फिर उसके बाद विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8 है, 7 चल ही रहा है, विंडोज़ 8 है, विंडोज़ लेटेस्ट में विंडोज़ 10 है। ये डिफरेंट वर्जन्स विंडोज़ के आए और आते ही जा रहे हैं। कुछ अनरिलीज्ड भी हैं विंडोज़ के वर्जन्स, जैसे विंडोज़ नेपच्यून, विंडोज़ नाशविले, विंडोज़ कायरो, तो ये कई हैं अनरिलीज्ड हैं और काफ़ी डेवलपमेंट में है भी, कि जो अभी आएंगे विंडोज़ में कुछ न कुछ फीचर्स के साथ ऐड होता जा रहा है। और अभी तक का मोस्ट पॉपुलर अभी यही है, हर जगह यूज करने में फ्रेंडली होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन अब इसके अलावा एक जो दूसरा अगला ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग या नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोला गया। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिखने के लिए C लैंग्वेज का डेवलप किया गया, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बाद में C जो आया कंप्लीट सेटअप उसका C में लिखा गया। तो 1969 के आसपास इसकी शुरुआत हुई, बाद के वर्जन्स ज़्यादा ठीक से जो डेवलप हुए बाद में रहे और यूज किया गया इससे वाइडली नेटवर्क में। लेकिन इसका जो ओपन सोर्स वर्जन, अब फ्री वर्जन जो आया डेवलप होके, वो लाइनस टोरवाल्ड ने 91-92 में जाकर डेवलप किया, वो लाइनक्स आया। तो यूनिक्स के बाद जब लाइनक्स आ गया 92 में, तो लाइनक्स के इतने फ्लेवर्स बने, क्योंकि ये ओपन सोर्स था, इसका सोर्स कोड अवेलेबल था और पूरा वर्ल्ड वाइड सभी लोग, कॉपीराइट था इसका, बट उसके साथ सब सोर्स कोड अवेलेबल था, तो लोग सोर्स कोड में चेंज करके अपने फ्लेवर्स डेवलप करना शुरू किए। डिफरेंट फ्लेवर्स बहुत पॉपुलर हुए, उसमें से रेड हैट सबसे पॉपुलर फ्लेवर था। RHCE रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर्स, अभी भी रेड हैट के सर्टिफिकेशन चलते हैं कि रेड हैट पे काम करना, पूरा उसके फीचर्स जानना, सब काम करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रेड हैट उसका फ्लेवर है। डेबियंस के काफ़ी फ्लेवर्स थे और काफ़ी ज़्यादा नाम जो इसके फ्लेवर्स के थे, जो अफ्रीकन जो कंप्लीट कॉन्टिनेंट है वहाँ के जो कई ट्राइब्स हैं उनके नाम पे है, जैसे उबंतु, कुबंतु, इडुबंतु, मतलब इसी तरह घुमंतु टाइप के जितने इस तरह ट्राइब्स थे उन्हीं के नाम पे ये सब काफ़ी फ्लेवर्स बने। तो उबंतु एक बहुत पॉपुलर है लाइनक्स का फ्लेवर, जो कि अभी बहुत चलता है मार्केट में, फ्री है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं से कहीं इंस्टॉल कर सकते हैं। फेडोरा इसका एक वर्जन है, वो भी चलता है। ऐसे बहुत हैं जो कि मार्केट में हैं बने हुए, और डिफरेंट IITs ने अपना खुद का डेवलप कर रखा है, लगभग सारे IIT में वो अपना कर रखे हैं। कई बार कई तरह के OS के साथ एम्बेड, कई तरह का एप्लीकेशन के साथ एम्बेड करके उन्होंने कर रखा है, तो आप डाउनलोड करिए, उसको यूज करिए, ठीक है। तो ये डिफरेंट IITs और जितने भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिस पे काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में भी कई जगह है जो कि अपना लाइनक्स डेवलप कर रखे हैं, मीन्स अपने फ्लेवर्स। तो थाउजेंड्स ऑफ फ्लेवर्स हैं इसके, दीज आर द पॉपुलर फ्लेवर्स, दैट इज रेड हैट या फेडोरा या उबंतु, ये सब पॉपुलर फ्लेवर्स हैं कुछ ज़्यादा जो चले फंक्शनलिटी में, और बहुत इससे चेंजेस भी आए, टेक्नोलॉजी में बहुत इंप्रूवमेंट भी हुआ है। लाइनक्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है वायरस का, कि वायरस इसमें अपने आप ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट नहीं होते। वायरस वगैरह क्या होते हैं ये सब फिर अलग डिस्कशन का एक लेक्चर होगा, ठीक है। तो ये लाइनक्स के बारे में था। यूनिक्स का लाइट वेट वर्जन यू कैन से, जो लाइनक्स था बहुत पॉपुलर हुआ, अभी बहुत पॉपुलर है वर्किंग के लिए। विंडोज़ के अलावा जो पॉपुलरिटी किसी की सबसे अधिक है तो वो लाइनक्स की ही है। अब नेक्स्ट है, अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है ओपन सोर्स की वजह से, है भी लगातार ही पॉपुलर है, मैक OS। जब एप्पल मैकिन्टोश ने एप्पल PC जब डेवलप 84 में फर्स्ट PC, 81 में तो IBM ने फर्स्ट PC दिया था, फिर 84 में मैक वालों ने, एप्पल मैक वालों ने पहला PC दिया, तो उसके बाद उनका OS जो था मैक OS नाम से फेमस हुआ। फिर उसी में डिफरेंट वर्जन्स आते रहे, तो एप्पल वालों सिस्टम्स के लिए इसे यूज करते रहे, तो ठीक है। ये एक इनका करता चला, लेकिन उन्हीं के सिस्टम्स के लिए ज़्यादा पॉपुलर रहा, कंप्लीट उनके जो कंप्यूटर्स थे उन्हीं के लिए ज़्यादा पॉपुलर रहा। ये उतना पॉपुलर नहीं हुआ जितने वो थे। मैक है अभी भी पॉपुलरिटी में ही है, लाइनक्स के अलावा अगला जो पॉपुलर है वो मैक OS है। तो जहाँ जहाँ पे इस तरह के सेटअप यूज होते हैं मैक और एप्पल बेस्ड, वहाँ पे मैक OS है, मैक OS के लिए सपोर्ट भी है, तो ये भी एक पॉपुलर OS रहा।
सिम्बियन ओएस रहा मोबाइल के लिए, बेसिकली काफ़ी फीचर्स मोबाइल के लिए बहुत यूजफुल थे, काफ़ी दिन तक वर्क हुआ। लेकिन जब एंड्रॉयड डेवलप हो गया तब सिम्बियन ऑब्सलीट हो गया, क्योंकि एंड्रॉयड जब डेवलप हुआ तो एंड्रॉयड की कहानी इस तरह से है कि एंडी रूबिन और उनकी टीम थी, 2-3 फ्रेंड थे, चारों लोगों ने मिल के 2001 के आसपास थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया, एक कंपनी एस्टेब्लिश की। तो एंडी रूबिन के ही नाम पे एंड्रॉयड नाम था, और भी दोस्त थे तो उनके भी नाम का कुछ लेटर ले लिया। तो एंड्रॉयड उन्होंने एस्टेब्लिश किया। वो काम कर रहे थे डिजिटल कैमरा के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए, उसको कैसे काम किया जाए। फिर वो धीरे धीरे और सेटअप होते होते लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल टाइप का बनने लगा। तो थोड़ा सा वो अपना वो किए और ठीक ठाक पॉपुलरिटी हुई। तो इसको बाद में 2003 के बाद ज़्यादा पॉपुलर हुआ तो गूगल ने ऑफ़र किया, तो इसे 2005 में गूगल ने परचेज कर लिया, पूरा एक्वायर कर लिया इनकी कंपनी को। और फिर से एंडी रूबिन के ही टीम लीडरशिप में ही पूरा कंप्लीट एंड्रॉयड पर डेवलपमेंट शुरू हुआ। 2007 में जाके जब पूरा कंप्लीट डेवलप हो गया, सेटअप इनका ओएस का लाइनक्स बेस्ड था, बहुत अच्छे से कंप्लीट सेटअप हो गया, डेवलप हो गया। तब इन्होंने मैन्युफैक्चरर्स को इनवाइट किया, अनवील किया उनके लिए कि हमारा एक ओएस है, इस बेसिस पे आपको मोबाइल बनाना है, मोबाइल के मैन्युफैक्चरर्स को। तो कौन आगे आएगा, तो सभी लोगों के लिए था। तो अक्टूबर 2008 में फर्स्ट एंड्रॉयड बेस्ड जो मोबाइल डेवलप होके आई, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप होके आया, वो किया HTC कंपनी ने। HTC कंपनी ने पहला टच स्क्रीन बेस्ड और एंड्रॉयड बेस्ड जो सिस्टम डेवलप होके आया, HTC ड्रीम नाम से पहला एंड्रॉयड का कंप्लीट सेटअप बन के मोबाइल बन के आया। वहाँ से फिर ये चलता रहा। बाद में जितने भी एंड्रॉयड के वर्जन्स आते रहे अभी तक, उनका नाम कुछ 2-2 नाम साथ साथ रहे। उनके नाम काफ़ी खाने पीने वाली चीज़ों के नाम पे, कॉफ़ी कप या फिर एक्लेयर्स या फिर फ्रायो या फिर कुछ इसी तरह कुछ नाम रहते हैं जो कि खाने की, जेली बीन्स, सैंडविच वगैरह, इस तरह सभी नाम से रहे, बहुत पॉपुलर रहे अभी तक। जितने बन रहे हैं उसका एक नाम कुछ खाने पीने वाली चीज़ों के रखते रहे और वर्जन्स में चेंज होता रहा। और आजकल तो विंडोज़ वो सब पॉपुलर थे ही, लाइनक्स और मैक, अब इसके बाद एंड्रॉयड सभी मोबाइल का ही पार्ट है, इसलिए एंड्रॉयड भी उतना ही पॉपुलर है। कंप्लीट हर जगह मोबाइल पे काम हो रहा है, मोबाइल पे स्मार्टफोन होने की वजह से कंप्यूटर हो चुका है एक तरह से। तो वहाँ पे जो ओएस आपका यूज हो रहा है वो एंड्रॉयड हो रहा है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये कम्प्लीटली। विंडो इसके लिए मोबाइल के लिए फर्स्ट ऑप्शन जो आपका हो गया है, फर्स्ट चॉइस आपका एंड्रॉयड की हो गई। iOS है, मैक है, मतलब सभी चीज़ों का, लेकिन इसका जो फर्स्ट चॉइस है आपका ये हो गया। और इसके अलावा सन माइक्रो सिस्टम, जिन्होंने जावा प्रोग्रामिंग को इन्वेंट किया था, जावा प्रोग्राम का सन माइक्रो सिस्टम लेड, उसमें विनोद खोसला जी थे, इंडियन ही थे। सन माइक्रो सिस्टम में 95 में जावा आई थी। तो सन माइक्रो सिस्टम ने भी एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया, सन सोलारिस। उसको भी बहुत ज़्यादा चारों तरफ ऐड दिया गया, लेकिन वो उसकी पॉपुलरिटी उतनी लेवल पे नहीं पहुंची, लेकिन है भी मार्केट में कहीं यूज होता है। सन सोलारिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी ओपन सोर्स है और लाइनक्स की तरह ही है, थोड़ा बहुत चेंजेज है इनके अपने अपने उन्होंने दे रखा है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सन सोलारिस। और फिर बॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम आया, इंडियंस ने, सीडेक ने बनाया बेसिकली ये बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम भारत ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाया, ओएस सिस्टम बोला गया इसको, ठीक है। तो ये जो बनाया गया भारत का, तो सीडेक ने बनाया, बॉस ये कहीं कहीं ऐसे स्पेशल पर्पज यूज किया गया कंप्लीट। तो डिफरेंट और भी ओएस डेवलप हुए फ्लेवर्स में, लेकिन दीज आर द ब्रीफ एग्जाम्पल्स ऑफ द डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज का मेरा कंप्लीट डिस्कशन था कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ये रिसोर्स मैनेजर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है हार्डवेयर रिसोर्सेज को, जिससे यूजर और एप्लीकेशन प्रोग्राम को कन्वीनियंट हो और एफिशिएंटली यूज हो, कंप्यूटर हमारा रन हो। इसके लिए डिफरेंट फंक्शंस हैं। रिसोर्स मैनेजर है तो इसमें प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, डिवाइस मैनेजमेंट हो गया, फाइल मैनेजमेंट हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी रही जो इसके फंक्शंस में कंप्लीट रहा, और डिफरेंट इंटरफेसेस बने, कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये सब डिफरेंट फंक्शंस था ओएस थे। टाइप्स ऑफ ओएस ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी, आपने देखा कि किस तरह से सिंगल यूजर और सिंगल टास्किंग और सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, या फिर मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर का बना, टास्क का बना, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम रहे ऑन द बेसिस ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके अलावा आपका डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने देखा कि डास से शुरुआत हुई, उधर स्टार्ट में फिर यूनिक्स, लाइनक्स, विंडोज़, एंड्रॉयड, सन सोलारिस, ये सब डिफरेंट टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स थे, उनका बेसिक्स था जो हमने आज कवर किया। अब इनके और डिटेल में हम बात के लेक्चर्स के लिए में कुछ चीज़ें विंडोज़ के फीचर्स वगैरह पे एक लेक्चर आगे हम कवर करेंगे, कभी डॉस पे ओनली, कभी एंड्रॉयड पे, कभी लाइनक्स पे, इन 3-4 ऑपरेटिंग सिस्टम पे अलग से हम फिर एडवांस लेवल पे
कुछ न कुछ कवर करेंगे। अभी के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।